वेलकम क्लास 10। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा बायोलॉजी का छठा चैप्टर है हमारे साइंस सब्जेक्ट का। तो आइए सबसे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस जानने से पहले, चूंकि ये लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो सबसे पहले हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कहा जाता है कि एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम है जो अपना रेप्लिका या अपना कॉपी तैयार कर सकता है, अर्थात रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेकेंड चीज ये है कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम होने के साथ साथ एक सेंसिटिव सिस्टम है। तो सेंसिटिव सिस्टम का मतलब होता है कि स्टिमुलेशन करेगा। स्टिमुलेशन का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर एनवायरमेंट में किसी प्रकार का कोई चेंजेस आया हो, बॉडी के अंदर का एनवायरमेंट अगर डिस्टर्ब हो, यानी उसमें कोई चेंजेस आए, या फिर बाहर का एनवायरमेंट में कोई परिवर्तन आए, सो स्टिमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज पर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट। यानी किसी जीव के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार एडजस्ट होने के लिए ऑर्गेनिज्म पहले उस चेंजेस को रिसीव करता है स्टिमुलस के रूप में, और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट ऐसा रिस्पांस डिलीवर करता है, ऐसी प्रतिक्रिया देता है कि जिससे वह वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो दिस वेरी प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेशन। तो सेंसिटिव सिस्टम कहने का मतलब यही है कि ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, स्टिमुलेशन की प्रक्रिया शो कर सकता है, अर्थात वो सेंसिटिव होता है। किसी प्रकार का कोई चेंजेस होगा उसके प्रति वो तुरंत रिस्पांस डिलीवर करता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है। और तीसरी बात यह है कि वह इंटरैक्टिंग सिस्टम है। इंटरैक्टिंग सिस्टम है। इंटरैक्टिंग सिस्टम का मतलब यह है कि वह हमेशा वातावरण के साथ अनुक्रिया कर रहा है और विभिन्न ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरैक्ट कर। एक ऑर्गेनिज्म बाकी और सारे ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरैक्ट करता है, तो कभी कंपीट करते हुए नजर आएगा किसी चीज के लिए, फूड के लिए, लाइट के लिए, या फिर स्पेस के लिए। एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमेशा कंपटीशन करते हुए नजर आएगा, कॉम्पीट करते हुए नजर आएगा। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन उसमें पाए जाते हैं। कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हुए दिखेगा, तो कई तरह के रिलेशनशिप भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बिल्डअप करता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेंसिटिव एंड इंटरैक्टिंग सिस्टम। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेंसिटिव एंड इंटरैक्टिंग लिविंग सिस्टम जो कि रिप्रोडक्शन का काम कर सकता है। So living organisms are the self-replicating, self-sensitive and interacting living system that are able to reproduce offsprings. तो ये तो डिफिनीशन की बात हुई, लेकिन हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग चीजों से कैसे अलग करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो इसके लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं और उन कैरेक्टर्स के आधार पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं। तो आइए कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं जिससे हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस कर सके। सो हियर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम ऐसे तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सारे कैरेक्टर्स को सम अप कर लेते हैं। तो लिविंग कैरेक्टर में जो पहला कैरेक्टर आता है वो ग्रोथ का है। सो ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि। दूसरा कैरेक्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन का। तीसरा है मेटाबॉलिज्म का। चौथा है कॉन्शियसनेस। पांचवा है इंस्पिरेशन हो गया।
मूवमेंट हो गया यानी गति हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिसके आधार पर हम लिविंग नॉन लिविंग का डिफरेंस कर सकेंगे। लेकिन यहां हम लोग बात करेंगे ग्रोथ का, रिप्रोडक्शन का, मेटाबॉलिज्म का और कॉन्शियसनेस का। ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे और लगे हाथ हम लोग थोड़ा सा मूवमेंट पर भी चर्चा कर लेंगे। तो ये 5 कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक एक लाइन में इनको समझ लेते हैं कि है क्या। ग्रोथ, तो ग्रोथ का मतलब होता है चेंज इन शेप एंड साइज एंड मास। किसी ऑर्गेनिज्म के शेप, साइज एंड मास में जो परिवर्तन होगा उसको हम ग्रोथ कहेंगे। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स यानी संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो कॉन्शियसनेस यानी कि सेंसिटिविटी या स्टिमुलेशन, इसके बारे में हमने बताया था कि अगर कोई एनवायरनमेंट में परिवर्तन आता है तो उसके प्रति ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कुछ न कुछ रिस्पॉन्स डिलीवर करता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है। इसी प्रक्रिया को हम स्टिमुलेशन या कॉन्शियसनेस कहते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे इन सब के बारे में। मूवमेंट यानी कि चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स, इसमें इन्वॉल्व होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी, पूरे बॉडी या बॉडी के किसी पार्ट का अगर जगह परिवर्तन हो तो ये मूवमेंट में आता है। न्यूट्रिशन अर्थात भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं उसका उपयोग करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग एनर्जी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एक्सक्रीशन, अगर हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान कोई वेस्ट मटेरियल बनता है या हार्मफुल प्रोडक्ट बनता है तो उसको बाहर रिमूव आउट करने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि मटेरियल को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना, और ये काम जो होता है ब्लड और लिम्फ के द्वारा किया जाता है। जो ब्लड पूरे बॉडी में क्या करता है, मटेरियल्स को यहां से वहां तक ले जाकर के ढोता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ग्रोथ की। ग्रोथ, तो ग्रोथ या वृद्धि की अगर हम फिजिकल मीनिंग की बात करें, फिजिकल मीनिंग, भौतिक मीनिंग इसका क्या है, फिजिकल मीनिंग, तो सिंपली फिजिकल मीनिंग है इसका इंक्रीज इन साइज एंड मास। किसी सिस्टम के साइज या मास में अगर कोई इंक्रीज हो, बढ़ोतरी हो, तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो यानी कि इंक्रीज इन साइज एंड मास, अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात अगर हम करें तो इसका मतलब है कि यहां जो ग्रोथ होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जाहिर सी बात है यहां भी साइज एंड मास बढ़ेगा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो साइज एंड मास बढ़ेगा वो इंटरनली होगा, आंतरिक होगा। अर्थात यहां न्यू कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा या न्यू प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होगा सेल के अंदर। तो एक इंटरनल प्रक्रिया है। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस। और दूसरी बात है इट इन्वॉल्व्स सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगा उसमें सेल का साइज बढ़ेगा, और बहुत ज्यादा साइज बढ़ गया तो सेल डिवाइड करके अपनी संख्या भी बढ़ाएगी। सो हियर आइदर सेल बिकम लार्ज और इट डिवाइड्स टू इंक्रीज इट्स नंबर।
अर्थात यहां जो है सेल या तो साइज में बड़ा हो जाएगा, और अगर बहुत बड़ा हो गया तो फिर वो डिवाइड कर जाएगा, यानी कि विभाजित हो जाएगा, विभाजित होकर के अपनी संख्या को बढ़ा देगा। तो इस तरह से इंटरनल मैटर, इंटरनल बायोमास में वृद्धि होगी ऑर्गेनिज्म का, जिसके कारण उसका साइज एंड मास बढ़ेगा। सो यहां जो ग्रोथ की प्रक्रिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो इंटरनल होती है, आंतरिक होती है, क्योंकि अंदर में बायोमास का निर्माण होता है, जैव द्रव्य का निर्माण होता है, जिसके कारण साइज एंड मास में वृद्धि होती है। सो इट इज टोटली एन इंटरनल प्रोसेस। अब सवाल उठता है कि क्या इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह नॉन लिविंग सिस्टम में भी ग्रोथ होता है? तो आइए देखते हैं ग्रोथ इन नॉन लिविंग सिस्टम। तो नॉन लिविंग सिस्टम में जो ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रोसेस है, और ये होता है सिंपली एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर। बाहर से मैटर एक्यूमुलेट हो जाए तो होता है। जैसे मान लिया जाए एक छोटा सा टिल्हा है, विंड के द्वारा बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, ये विंड है, विंड के द्वारा डस्ट पार्टिकल, डस्ट जो है उड़ करके इस पे डिपॉजिट होते गए, डिपॉजिट होते होते धीरे धीरे इसका साइज, यानी कि एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल हुआ, एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, और इस तरीके से एक्यूमुलेशन होने पे क्या बन गया है? हाइट इंक्रीजेस। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि वृद्धि तो हुआ, बट ये एक्सटर्नल हुआ, बाहर बाहर हुआ, अंदर में कोई चेंजेस नहीं आया, और बाहर से मटेरियल एक्यूमुलेट होने के बाद ये वृद्धि हुई है। सो हियर इन नॉन लिविंग सिस्टम ग्रोथ इज एक्सटर्नल, नॉट इंटरनल। सो ग्रोथ लिविंग सिस्टम में भी होता है, नॉन लिविंग सिस्टम में होता है, लेकिन ग्रोथ लिविंग सिस्टम में इंटरनल होता है, जबकि नॉन लिविंग सिस्टम में एक्सटर्नल होता है। सो ग्रोथ तो दोनों में पाया जाता है, तो क्या इसे हम लिविंग कैरेक्टर कह सकते हैं? अगर एक्सक्लूसिव रूप से देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, लेकिन ग्रोथ होने का मतलब यह नहीं है कि वो सिस्टम हमेशा लिविंग ही होगा। ग्रोथ नॉन लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है। सो इन कंक्लूजन, एट लास्ट हम लोग कह सकते हैं ऑल लिविंग सिस्टम या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, but all growing systems may not be living। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ये सही है, लेकिन सभी ग्रो करने वाले सिस्टम जो हैं, तंत्र जो हो, वो लिविंग हो ये जरूरी नहीं है। So here only internal growth is a living character. Only internal growth is a living character. So we can say that growth is not a characteristic feature of living organisms। सो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का अभिलाक्षणिक गुण या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है,
अर्थात ग्रोथ वो कैरेक्टर नहीं है जिसके आधार पर हम लिविंग की पहचान कर सकते हैं। हाँ, लिविंग सिस्टम ग्रो कर सकता है, लेकिन सभी ग्रो करने वाले सिस्टम लिविंग नहीं होते। फिर आपको देखना होगा कि उनमें ग्रो करने का पैटर्न कैसा है, वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। अगर इंटरनल ग्रोथ है तो हम कहेंगे कि लिविंग है, नहीं है तो कहेंगे नॉन लिविंग है। आई थिंक यहां तक आपको बात क्लियर होगी। आगे हम लोग ग्रोथ के बाद दूसरा रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो दूसरा जो लिविंग कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन, इसकी हम बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो एक प्रोसेस है टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी जो जनक है, जो जीव है, जो रिप्रोडक्शन कर रहा है, वह इस प्रक्रिया के द्वारा अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। दूसरी बात यह है कि रिप्रोडक्शन मे बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। और हम ये बात करेंगे आगे, इन दोनों पे चर्चा करेंगे। जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो बताएंगे सेक्सुअल क्या होता है और एसेक्सुअल क्या होता है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन लिविंग सिस्टम जो है, जो निर्जीव है, जगत है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। नॉन लिविंग सिस्टम कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग सिस्टम में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, अर्थात निर्जीवों में रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है। लेकिन इसके साथ यह भी सही है कि सभी लिविंग सिस्टम रिप्रोडक्शन नहीं करते। बट ऑल्सो ऑल लिविंग, बट इट इज ऑल्सो ट्रू all living organisms do not reproduce. यह भी सही है कि सभी सजीव रिप्रोड्यूस नहीं करते। एग्जाम्पल, इनफर्टाइल कपल, कुछ ऐसे मानव जोड़े होते हैं जिनमें जनन की क्षमता नहीं होती, जिन्हें बांझ कहा जाता है। वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते। तो क्या वो लिविंग नहीं है? डेफिनेटली वो लिविंग है। इसके अलावा आपने डंकी और म्यूल का भी नाम सुना होगा। डंकी एंड म्यूल, ये दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो जीवित तो हैं, सजीव तो हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो क्या ये सजीव नहीं है? डेफिनेटली ये सजीव हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो इस स्थिति में कहा जा सकता है, एक तरफ तो नॉन लिविंग सिस्टम रिप्रोड्यूस नहीं करा, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन यह भी कहा, यहां पे एक बात यह भी सही है कि रिप्रोडक्शन एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता लिविंग को पहचानने का। क्योंकि अगर हम कहें कि जो रिप्रोड्यूस करेगा वही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसी स्थिति में जो इनफर्टाइल कपल है वो नॉन लिविंग हो जाएगा, या जो डंकी है या म्यूल है उसको हमको क्या कहना पड़ेगा? नॉन लिविंग कहना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन लिविंग कैरेक्टर है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ का। सो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर नहीं है। लिविंग कैरेक्टर है लेकिन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर नहीं है। यानी सजीवों में पाया जाना लक्षण तो है, लेकिन इस लक्षण के आधार पर हम सजीवों को पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने के बाद भी कुछ सजीव, ऐसा नहीं करने के बाद, रिप्रोडक्शन नहीं करने के बाद भी कुछ सजीव क्या है, कुछ जीव जो है वो सजीव हैं। सो एक पॉइंट निकल के आता है सामने, रिप्रोडक्शन इज अ लिविंग कैरेक्टर बट नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर। ऑफ लाइफ। तो हम यहां पे दो प्रकार के कैरेक्टर की बात करें, लाइफ के
ब्रॉडली हम दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं लिविंग कैरेक्टर का और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर का। लिविंग कैरेक्टर उस कैरेक्टर को हम कहेंगे जो सजीवों में मौजूद तो होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। अर्थात मान लिया जाए ग्रोथ है, सजीवों में पाया जाता है लेकिन निर्जीव में भी पाया जाता है, एक्सेप्शन हुआ। इसी प्रकार रिप्रोडक्शन निर्जीव में नहीं पाया जाता, सजीवों में पाया जाता है, तो लिविंग कैरेक्टर है। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते फिर भी सजीव है, तो एक्सेप्शन हुआ। तो लिविंग कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो एक्सेप्शन के साथ है, अर्थात इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो अभी तक हमने ग्रोथ देखा, रिप्रोडक्शन देखा, ये दोनों लिविंग कैरेक्टर है लेकिन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ का भी एक्सेप्शन हमने देखा और रिप्रोडक्शन का भी एक्सेप्शन हमने देखा। आगे तीसरा जो कैरेक्टर है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म आर ऑल केमिकल रिएक्शंस taking place inside the living organism, सजीवों के अंदर जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जबकि कैटाबॉलिज्म में एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं। एनाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, यानी यह बनने का प्रक्रिया है, कुछ न कुछ बनेगा, इसमें बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। और कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, अर्थात इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस होगा प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें छोटे छोटे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। इसी प्रकार स्टार्च सिंथेसिस होगा, इसमें छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस, इसमें छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुट करके स्टार्च बनाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल है। इसमें और भी आ सकता है, आप लिपिड सिंथेसिस कह सकते हैं। इसके बाद फिर इसमें ग्लाइकोजेनेसिस कह सकते हैं, जिसमें ग्लाइकोजन का निर्माण होता है ग्लूकोज से। तो ये कुछ प्रोसेसेस है जो एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसके अलावा दूसरा है कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल जो होगा उसमें आ जाएगा रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें ग्लूकोज टूटता है और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण करता है, एनर्जी निकलता है, तो ब्रेकडाउन हुआ। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो कैटाबॉलिज्म में एक और एग्जांपल होगा डाइजेशन। डाइजेशन में आप पढ़ेंगे कि इसमें स्टार्च जो है टूट करके ग्लूकोज बनाता है, प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड बनाता है, और लिपिड यानी वसा फैट्स टूट करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाते हैं। तो ये कुछ ब्रेकडाउन के प्रोसेसेस हैं। तो दोनों प्रकार के प्रोसेसेस की हमने बात की, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब आते हैं कि ये लिविंग कैरेक्टर है कि आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सो अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यह केवल लिविंग सिस्टम में होता है,
So metabolism is only occur in living system. लिविंग सिस्टम में मेटाबॉलिज्म कभी नहीं होगा। तो इस तरह से कहा जाए तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। मेटाबॉलिज्म लिविंग कैरेक्टर तो है ही, क्योंकि ये सजीवों में हो रहा है, और लिविंग कैरेक्टर होने के साथ साथ एज वेल एज ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर भी है। इसके आधार पे हम पहचान सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म, एक सिस्टम सजीव है या निर्जीव है, इसकी बात हम कर सकते हैं। और केवल यही एक कैरेक्टर है जिससे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम सजीवों को पहचानते हैं। कुछ लोग तर्क करते हैं कि बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस तो टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, जैसे डाइजेशन को हम टेस्ट ट्यूब में करा सकते हैं। फैट ले लिए टेस्ट ट्यूब में, उसमें लाइपेज डाल दिए, डाइजेशन होकर के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन जाएगा। या फिर हम स्टार्च का जो पाउडर है वो ले लिए, उसमें हम अमाइलेज डाल दिए एंजाइम, तो उससे भी क्या होगा? ग्लूकोज बन जाएगा। टेस्ट ट्यूब में ऐसा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि लाइपेज कहां से आएगा, सवाल यह है कि अमाइलेज कहां से आएगा। ये सब तो लिविंग हार्मोन है जो कि लिविंग सिस्टम से प्राप्त होते हैं। तो वो भले बाहर हो रहा है रिएक्शन, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि उनमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वो लिविंग सिस्टम से ही आ रहा है। सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस in vitro living reactions outside the body, that is in a test tube, are called living reactions। इसलिए टेस्ट ट्यूब का एक्सेप्शन यहां काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे जो एंजाइम चाहिए वो लिविंग है, लिविंग सिस्टम से प्राप्त होता है। इसलिए जो बाहर में हो रहा है, जिसको हम इन विट्रो कह सकते हैं कि इन विट्रो मीडियम में हो रहा है। आउटसाइड द बॉडी का मतलब होता है इन विट्रो। इन विट्रो रिएक्शन इसको कहते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड बॉडी, यानी शरीर के बाहर मेटाबॉलिज्म, और ये किसी न किसी टेस्ट ट्यूब में होगा। तो टेस्ट ट्यूब में शरीर के बाहर जो रिएक्शन हो रहे हैं मेटाबॉलिक, वो लिविंग रिएक्शन कहलाएंगे, क्योंकि एंजाइम जो जरूरी है वो कहां से आएगा? लिविंग सिस्टम से आएगा। तो ये एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म लिविंग कैरेक्टर के साथ साथ आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर भी, अर्थात इसके आधार पर हम सजीवों की पहचान कर सकते हैं। चौथा कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एनवायरमेंट में किसी प्रकार के चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड करना। कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to respond against any change in environment। वातावरण में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन आए तो उसके प्रति ऑर्गेनिज्म अपनी प्रतिक्रिया देता है, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। एक कॉन्शियसनेस एक लिविंग कैरेक्टर है। It is a living character because it occur in all living system। एक
लिविंग कैरेक्टर है क्योंकि पूरे सजीव जगत में होगा क्या, कॉन्शियसनेस। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियसनेस, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियस। सभी ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं, किसके प्रति, एनवायरमेंट के प्रति। यानी कि एनवायरमेंट में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो सेंस कर लेते हैं। इसके लिए उनके पास बकायदा सेंस ऑर्गन होते हैं। जैसे हम लोग के पास 5 सेंस ऑर्गन है, आई है, ईयर है, नोज है, स्किन है एंड टंग है। इन 5 सेंस ऑर्गन से अगर वातावरण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है तो हम लोग सेंस कर लेते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियस है, अर्थात वह एनवायरमेंट के साथ साथ अपने बारे में भी बखूबी जानता है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियस बट ह्यूमन बीइंग human beings are self-conscious also, self-conscious also। ह्यूमन बीइंग कॉन्शियस होने के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियस भी है। और याद रखिए जो कॉन्शियसनेस है ऐसा नहीं है कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है। एक कंप्यूटर भी कॉन्शियस होता है, एक मशीन, एक रोबोट भी कॉन्शियस होता है, एक रिमोट कार भी कॉन्शियस होता है। एक कार जिसको छूते ही आवाज चां 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 करने लगता है, ये भी कॉन्शियस होता है, क्योंकि वह जैसे ही रिमोट का बटन दबाते हैं तो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है और जैसे ही चेंज आएगा उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड करेगा। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, मतलब उसके एनवायरनमेंट में हस्तक्षेप करते हैं। जब उसके एनवायरनमेंट में हम कोई चेंजेस लाते हैं तो अकॉर्डिंगली जो कमांड हमने दिया उस कमांड के हिसाब से वो प्रतिक्रिया देता है, काम करता है। ठीक उसी प्रकार एक गाड़ी अगर खुले में लगी हुई है, उसके आसपास कोई नहीं है तो उसके एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस नहीं है, जैसे ही हम उसे छूते हैं उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, लाइट्स जलने लगते हैं, आवाज निकलने लगता है, अलार्म बजने लगता है। ये भी एक प्रकार का कॉन्शियसनेस है। सो कॉन्शियसनेस लिविंग सिस्टम के साथ साथ नॉन लिविंग सिस्टम में भी होता है। सो हियर इज द एक्सेप्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर, इट इज ओनली अ लिविंग कैरेक्टर। So next point is consciousness also found in non-living system. Consciousness is also a character of non-living system. Like remote controlled cars, vehicles, robots, etc. Sorry, computers, etc. ये सब नॉन लिविंग सिस्टम है जहां पे कॉन्शियसनेस पाया जाता है। So we can say that consciousness living character है, consciousness is a living character, it's true, but not an identifying character. सो कॉन्शियसनेस एक लिविंग कैरेक्टर है लेकिन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेक्चर के अगले सेशन में हम लोग न्यूट्रिशन की बात करेंगे। अभी हम लोग लिविंग कैरेक्टर, लाइफ के कैरेक्टर के बारे में समझा, आगे हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और लाइफ प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उन्हीं लाइफ प्रोसेस में से एक लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन भी है, पोषण है, जिसके बारे में हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।